कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर कमेंट्स कहाँ गए हमारे। जय हिंद, राधे राधे, हम भी मस्त हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। बहुत तेज़ी के साथ आपके कमेंट्स नीचे जा रहे हैं और बातें शुरू करते हैं आज की लेक्चर को रिवाइज करते हुए। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हमारे संकरण के गुण के बारे में। संकरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहली प्रॉपर्टी, भाग लेने वाले कक्षक जो होते हैं लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। समान नहीं, लगभग समान, याद रखना, समान नहीं लगभग समान, ठीक है। बनने वाले कक्षक बिल्कुल समान ऊर्जा के बनते हैं। नए कक्षकों की संख्या नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है। चलो, संकरित कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी के भाग लेने वाले कक्षक होते हैं, जितने के भाग लेने वाले कक्षक होते हैं, जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, ठीक है। संकरण के द्वारा सहायता से या संकरण की सहायता से अणु की आकृति निर्धारित हम कर लेते हैं कि किस अणु की आकृति क्या होगी, शेप क्या होगी, है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी। मेरी तबीयत अब पहले से ठीक है, हाँ जी। अब संकरण के प्रकार के बारे में बात करें तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये 6 प्रकार के हमारे संकरण होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल में आप अलग अलग संकरण निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, पहला संकरण sp हमने पढ़ा। sp में क्या होगा, एक s और एक p कक्षक जुड़कर दो sp संकरित कक्षक बना देंगे। तो एक s एक p, ये दो sp बन गए, ठीक है। अब दो जब sp बनते हैं तो ध्यान रखना, हमारे पास एक बनता है छोटा पिंड और एक बनता है बड़ा पिंड। सब में यही बनेगा, एक छोटा पिंड और एक बड़ा पिंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अगर मैं इनके अरेंजमेंट दिखाऊं तो sp दोनों कक्षक कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है और आकृति इनकी हो जाती है रेखीय। कैसी हो जाती है? रेखीय, लीनियर हो जाती है। आकृति कैसी हो जाती है? लीनियर, ठीक है। दूसरा sp2 संकरण, sp2 में एक s और दो p होंगे, मिलकर कितने बना देंगे? 3 sp2 बना देंगे। क्या बना देंगे? मिलके 3 sp2 बना देंगे, ठीक है। अगर मैं इनकी संरचना आपको दिखाऊं तो एक s और दो p मिलकर क्या बन गए? 3 sp2 बन गए। मिलकर क्या बन गए? 3 sp2 बन गए। sp2 sp2 sp2, 3 sp2 बन गए। ये अरेंजमेंट है। इसकी आकृति के बारे में बात करूं तो समतलीय त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लानर होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है। एंगल इनके बीच में कितना आएगा? 120। तो 120 डिग्री के 3 एंगल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 120 डिग्री के 3 एंगल आ जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर स्पेशल क्लास में अभी मुझे जानकारी नहीं है, अगर होगा मेरा पार्ट तो मैं जरूर मिलूंगा आपको वहां पर। अगला संकरण है हमारा sp3 संकरण। अब sp3 में क्या होगा तो देखो, sp3 में एक s और 3 p है, मिलकर कितने बना रहे हैं? 4 नए संकर बना रहे हैं और नए कक्षक बना रहे हैं, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं? sp3। क्या कह रहे हैं? sp3 कह रहे हैं। एक s 3 p क्या बना दिए? 4 sp3 बना दिए। 4 क्या बना दिए? sp3 बना दिए। अब ये 4 sp3 कैसे व्यवस्थित होंगे? तो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। आकृति कैसी है ये? इस आकृति को कहा जाता है त्रिकोणीय पिरामिडीय। क्या? त्रिकोणीय पिरामिडीय, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, या दूसरे शब्द में कहा जाता है चतुष्फलकीय। क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। कोण के बारे में अगर मैं बात करूं तो 109.5 डिग्री इसका कोण है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। बेटा मैं आपका कमेंट बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ। कोई MK जी हैं, ये क्या है? फ़ोन हैक कर लिया। बेटा मैं कोई टेक्नीशियन थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से तुम्हें ये बता दूंगा कि फ़ोन हैक कैसे ठीक होगा। तो ये बकवास कमेंट मत किया करो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने पे ध्यान, पढ़ने पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। फ़ोन अगर हैक कर लिया है तो कोई हैकर तुम्हारे आसपास हो तो उसके पास जाओ, क्लास में बेकार में फालतू कमेंट ना करो, ठीक है जी। तो अब नहीं आना चाहिए आपका कमेंट, ठीक है ना। चलो, तो नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। वहां तो हैक हुए हो, यहाँ पे ब्लॉक हो जाओगे, चारों तरफ से मारे जाओगे। तो एंगल समझ में आ गया, आकृति समझ में आ गई। उसके बाद अगला होता है हमारा sp3 संकरण। क्या होता है? sp3d। इसमें क्या होगा? एक s है, 3 p है, ठीक है, और एक d है, मिलकर कितने बनाएंगे? 5 संकरित कक्षक बनाएंगे sp3d, जिसे आप कहोगे क्या कहोगे? sp3d कहोगे, ठीक है।
ठीक है, चलिए, तो ये एक एस, 3p और एक डी, कितने बन गए? 5 sp3d। कितने बन गए? 5 sp3d। ठीक है जी, चलो अब इनकी आकृति कैसे दिखाई देगी? तो ये 5 कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। आकृति कहते हैं आप लोग चतुष्फलकीय पिरामिडीय, टेट्रागोनल पिरामिडल। कैसी हो गई? ये पिरामिड जैसी दिख रही है ना, जिसके 4 फलक हैं। कितने? 1 2 3 और एक पीछे वाला, 4 फलक हैं, तो दैट इज टेट्रागोनल पिरामिडल। कोण के बारे में अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री के 8 कोण बन रहे हैं, 180 डिग्री के 2 कोण बन रहे हैं, और 120 डिग्री का यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। ठीक है ना, मैंने होमवर्क में आपसे कहा था 120 डिग्री का यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। बनाकर देख लो, कोई कोण 120 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बात करें तो अगला है sp3d2 संकरण। 1s 3p और 2d। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 नए कौन से बनेंगे? sp3d2 बनेंगे। क्या बनेंगे? sp3d2 बनेंगे। ठीक है, तो ये 1s 3p 2d कितने बन गए? 6 sp3d2, 6 sp3d2। अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो 4 तो ऐसे करके प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे। इस आकृति को हम कहते हैं चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहे हैं ना, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 पिरामिड बन रहे हैं 4 फलक वाले। कैसे? 1 2 3 और एक पीछे, 4 फलक वाले। अगर मैं कोण के बारे में बात करूं तो यहां पर 90 डिग्री के 12 कोण मिलेंगे आपको, बनाकर देख लो। 4 तो ऊपर से मिलेंगे, 4 नीचे से मिलेंगे, 8 हो गए, और 4 इन चारों के बीच में मिलेंगे, 12 हो गए। ठीक है, और 3 कोण मिलेंगे आपको 180 डिग्री के। कौन से कौन से? एक तो ये वाला सीधा 180, एक ये वाला सीधा 180 और एक ये वाला सीधा 180। तो 3 कोण 180 डिग्री के होंगे। यहाँ पर 120 डिग्री का यहाँ पर कोई भी कोण नहीं होगा। ठीक है, 120 डिग्री का यहाँ पर कोई भी कोण नहीं होगा। फिर अगला आता है हमारा sp3d2 संकरण। क्या? sp3d2 संकरण। इसमें क्या है? 1s 3p और 3d, 1s 3p 3d। ठीक है, चलो मिलकर कितने बनाएंगे? कितने हो गए? गिन के देखो, ये 3 और 3 6 और 1 7, कितने? 7 नए कक्षक बनेंगे sp3d3। ठीक है, इसे sp3d3 संकरण आप कह रहे हो। तो 1s है, 3p है और 3 ही d है। क्या बना दिए? 7 sp3d3 कक्षक बना दिए। ठीक, उसके बाद बात आती है, ये इसकी आकृति मैंने बनाकर दिखा दी। आकृति मैंने कहा था आप होमवर्क में बताओगे, और कोण भी मैंने आपसे कहा था आप मुझे होमवर्क में बताओगे। तो फटाफट से बताइए इसकी आकृति क्या होगी। ठीक है, आप फालतू के कमेंट्स बहुत करते हैं, लेकिन काम की बात बताओ। अब आकृति क्या होगी, कोण क्या होगा, ये रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है। और फटाफट से आप मुझे ये भी बताओगे समझ में आया या नहीं आया यहाँ पर, और आकृति क्या है इसकी ये बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ लक्ष्मी ठाकुर जी, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। पिछले चैप्टर्स के सारे PYQs हम YouTube पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। आयशा संसारी जी, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब तब देते ना जब आपका सलाम पढ़ पाते, वो तो निकल गया होगा तेजी के साथ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, सलाम। अब सलाम का जवाब क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। 72 90 120 डिग्री, बहुत सुंदर। सौमिल यादव जी, बहुत सुंदर। कोण यही होगा। ठीक, चलो आकृति बताता हूं पहले तो। आकृति इसकी जो कही जाती है, ये कही जाती है पंचफलकीय। क्या कहा जाता है? पंचफलकीय, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय या द्विपिरामिडीय, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में आप कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो पेंटागोनल क्यों? क्योंकि 5 फलक बन जाएंगे, 1 2 3 4 और एक पीछे वाला। देखो 5 बन रहे हैं या नहीं? अगर मैं 5 फलक आपको गिनकर दिखाऊं तो 1 2 3 4 और एक पीछे वाला 5, कितने फलक बन गए टोटल? 5 फलक बन गए। और 5 फलक जैसा पिरामिड ऊपर और 5 फलक जैसा पिरामिड नीचे, तो 2 पिरामिड बन गए ना, इसीलिए आपने कहा द्विपिरामिडीय या बाइपिरामिडल। ठीक है,
अब बात करें कोण के बारे में, तो यहां पर कोण कौन से बन रहे हैं, ध्यान से देखना, कोण कौन से बन रहे हैं। तो कोण एक एक करके बात करते हैं। ऊपर वाला जो ये है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो कक्षक है, ये इन पांचों के साथ में 90-90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90-90 डिग्री वाला। ठीक है। ये नीचे वाला जो है, ये भी पांचों के साथ में 90-90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90-90 डिग्री। ठीक है। तो ऊपर वाले 5 90 डिग्री और नीचे वाले 5 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के हो जाएंगे टोटल 10 कोण। क्लियर? 90 डिग्री के टोटल कितने हो जाएंगे? 10 कोण। 10 कोण 90 डिग्री के मिलेंगे आपको, ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 5। ठीक। उसके बाद देखो, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है, ये आपस में 180 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का बनेगा एक कोण। कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा एक कोण। क्या बनेगा? 180 डिग्री का एक कोण बनेगा। और अब आती है बात इन पांचों के बारे में, जो पांचों प्लेन में है। इन पांचों के बीच में पांचों मिलकर बनाएंगे 360। पांचों मिलकर क्या बनाएंगे? 360। तो इन पांचों के बीच में बनेंगे 72-72 डिग्री। कितने बनेंगे? 72-72 डिग्री के 5 कोण बनेंगे। तो यहां पर 72 डिग्री के भी कोण बनेंगे, और कितने बनेंगे 72 डिग्री के? 5 कोण बनेंगे। कितने बनेंगे? 72 डिग्री के 5 कोण बनेंगे। ठीक। तो 90, 180 और 72 डिग्री, ये बन जाएंगे यहां पर कोण। अब बताओ कितने लोगों का यही आंसर था? कोण निकालने की जरूरत नहीं है, तुम लोग याद कर लो बस, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर निकालने हो तो ये मानो कि ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 बना रहे हैं, सारे के सारे मिलकर बनाते हैं। पूरा घूम जाओगे तो 360। कितना बनाएंगे? 360। 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 के बीच में कोण आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, करा तो दिया sp3d2। sp3d2 ये तो रहा, ये रहा ना sp3d2। ठीक है। इसे आप, मैंने sp3d2 लिखा है, आप लोग लिख रहे हैं d2sp3। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। ठीक है। आपका था ये आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात आती है, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन हमारे कंप्लीट। अब हाइब्रिडाइजेशन आप पता कैसे लगाओगे किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा? आपसे सीधे सीधे कह दिया, बताओ इस अणु की आकृति बताओ। तो आप कैसे बताओगे आकृति? आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? तो संकरण निकालना, या संकरण ज्ञात करना। संकरण ज्ञात करना। संकरण कैसे ज्ञात करोगे? देखो, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, बहुत इजी सी, बहुत आसान से। मैं यहां लिख रहा हूं n। ठीक है। और यहां लिख रहा हूं संकरण। ठीक है। n क्या? अगर n आपके पास है 2, 3, 4, 5, 6 या 7। ठीक। n यही हो सकता है। अगर n 2 है तो संकरण होगा sp। n 3 है तो संकरण होगा sp2। क्या होगा? sp2। अगर 4 है तो होगा sp3। 5 है तो होगा sp3d। अगर 6 है तो होगा sp3d2। और अगर 7 है तो होगा sp3d3। ठीक। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है। बस ये याद रखना और कुछ भी नहीं करना। अब n का मान कैसे निकालोगे? अब n का मान कैसे निकालोगे? तो n का मान निकालना बहुत आसान है। n किसी भी यौगिक में क्या है? सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस पाई बंध की संख्या, अगर उसमें है तो
पाई बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, किसकी? लोन पेयर, लोन पेयर की संख्या। ठीक है, ये संख्या जोड़ दो, आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा आपको कि क्या है। ठीक है, ठीक है जी, बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा किसी में भी। जैसे अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लेकर चलता हूं, बड़े इजी इजी और आसान आसान। ठीक है, पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे C2H2 का संकरण ज्ञात कीजिए। किसका करना है? C2H2 का संकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब C2H2 का संकरण ज्ञात करना है, बहुत आसान है। ठीक है, आप C2H2 की आकृति बनाओ। इसकी C2H2 की कैसे बनाओगे? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, चलो चलिए, क्या निकालना है आपको? C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब कैसे पता करोगे C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना होता है? एक एटम का। जैसे मैं कहूं इस कार्बन का निकालना है, तो इस कार्बन को अगर आप देखोगे सिग्मा, इस बॉन्ड में कितने सिग्मा बंध हैं? अगर मैं कहूं कि इस बॉन्ड में है सिग्मा बंध एक, और पाई बंध कितने हैं इसमें? दो पाई बंध हैं। कितने हैं इसमें? दो पाई बंध है। ठीक है, तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक, और इस कार्बन के साथ एक सिग्मा इधर हो गया, तो इस कार्बन पे टोटल सिग्मा और पाई कितने हो गए? अगर मैं कहूं तो यहां से इसे एक सिग्मा मिल रहा है, दो पाई मिल रहे हैं, लेकिन ये एक सिग्मा और ये दो पाई तो यहां पर शेयर हो रहा है ना, यहां पर शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, दो सिग्मा प्लस सिग्मा तो एक दो, दो सिग्मा हो गए, दो पाई हो गए, तो ये तो शेयर हो रहा है ना, क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है ना। तो इस कार्बन का कितना हो जाएगा टोटल? अगर मैं कहूं तो टोटल ये शेयर कर रहा है दो सिग्मा दो पाई। टोटल शेयर कितना कर रहा है? दो सिग्मा दो पाई। तो इस अकेले कार्बन के पास कितना हो जाएगा? इसका शेयर कितना हो जाएगा? इस कार्बन का शेयर कितना हो जाएगा? इस कार्बन का शेयर कितना हो जाएगा? इस कार्बन का शेयर आप लिख दोगे एक सिग्मा और एक पाई। क्या लिख दोगे? एक सिग्मा प्लस एक पाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस कार्बन का शेयर एक सिग्मा एक पाई, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके पास? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके पास? n की वैल्यू हो जाएगी इसके पास दो। हो जाएगी ना, एक और एक दो। n की, अच्छा इसके पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो इसके पास n की वैल्यू अगर दो हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका संकरण क्या हो जाएगा? बहुत आसान सी बात है, n की वैल्यू आपको पता चल गई दो है, तो संकरण हो जाएगा इसका, संकरण इसका हो जाएगा sp। क्या हो जाएगा संकरण? संकरण इसका हो जाएगा sp। बस इतना करना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसकी शेप क्या होगी, आकृति क्या होगी? ठीक है, इसकी आकृति क्या होगी? इसकी आकृति क्या होगी? तो sp की आकृति क्या होती है? रेखीय। हमने कल ही पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, sp की आकृति होती है रेखीय। इसकी आकृति क्या हो जाएगी? इसकी आकृति हो जाएगी रेखीय। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप संकरण और आकृति निकाल सकते हैं।
चलिए तो अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में दे दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी में आप कहते हैं अणु कक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, हिंदी में क्या कहते हैं आप, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अगर है अभी, बहुत सिंपल ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन अगर अभी है तो हाइड्रोजन क्या है, ये परमाणु है। हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा शॉर्ट में, ठीक है, इसे एमओटी कहते हैं। हाँ बच्चा, इसे एमओटी कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन अभी परमाणु है। अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो इसका मतलब इसके पास जो कक्षक होंगे उन्हें आप कहेंगे परमाणविक कक्षक। क्या कहेंगे, परमाणविक कक्षक, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास बन गया H2, मेरे पास बन गया H2, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे पास बन गया H2 तो क्या ये परमाणु है, अब नहीं, अब ये बन गया अणु। क्या बन गया, ये अणु। तो अगर ये अणु बन गया है, अगर ये अणु बन गया है तो क्या इसके पास जो कक्षक होंगे, अब जो हाइड्रोजन के कक्षक थे, जो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक थे, वो परमाणविक कक्षक आपस में मिल जाएंगे। जब हाइड्रोजन में परमाणविक कक्षक, मतलब किसी भी अणु में परमाणविक कक्षक मिल जाएंगे तो आप इसे कह देंगे आणविक कक्षक। क्या कह देंगे इसे, आप इसे कह देंगे आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं उसी तरह से अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं, अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो परमाणविक कक्षक में भरे होते हैं, और अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो आणविक कक्षक में भरे होते हैं। जैसे मैं और अच्छा आपको समझाऊं, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या लिखते हैं, 1s1, यही तो लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इसका इलेक्ट्रॉन 1s1 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके पास एक s कक्षक है। क्या है, एक s कक्षक है, और इस s कक्षक में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है s कक्षक के, है या नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2 के बारे में, किसके बारे में, H2 के बारे में, तो जरा मुझे एक बात बताओ, H2 में 2 हाइड्रोजन हैं, हाँ या ना, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब क्या है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे। क्या कर रखे, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे। तो अब इसके बारे में बात करूं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसके पास भी आप कहेंगे एक कक्षक है, और इसके पास भी आप कहेंगे एक कक्षक है, मतलब ये भी 1s1 है और ये भी 1s1 है, ठीक है। मतलब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये अब अलग अलग होंगे, नहीं होंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, जब आपस में जुड़े हुए हैं तो H2 बना रखा है, H2 बना रखा है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों कक्षक भी आपस में जुड़े जाएंगे, ये दोनों कक्षक भी आपस में जुड़ जाएंगे, और दोनों कक्षक आपस में जुड़कर, दोनों कक्षक आपस में जुड़कर एक नया कक्षक बनाएंगे जिसे कहेंगे आणविक कक्षक। दोनों कक्षक आपस में जुड़कर एक नया कक्षक बनाएंगे जिसे कहेंगे आणविक कक्षक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इनके, ये इस कक्षक में इस तरह से भर दिए जाएंगे।
ठीक है, ये इस तरह से बीच में भर दिए जाएंगे। संजीव कुमार जी, आपने कभी भी मेरा डाउट नहीं बताया है, मैं क्लास में किसी का डाउट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो इस बात के लिए आपका बुरा मानना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है, आप मेरा कमेंट इग्नोर क्यों करते हो? मेरा डाउट क्लियर कीजिए, डाउट पूछिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है जी, स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ, नाम लेकर आपका संजीव कुमार जी, डाउट पूछिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, हाँ जी। क्लास में क्या हो गया? क्लास में कुछ नहीं हुआ, वीडियो रिपीट हो रहा है। अब तो वीडियो रिपीट नहीं हो रहा होगा, अब तो वीडियो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहती है, ये तो सामान्य सी बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेटवर्क प्रॉब्लम का नाम रहेगा, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम तो होती रहती है, तो टेक्निकल चीज़ें हैं तो हो जाता है। जय श्री राम जी सर, आप मैजिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सब सही चल रहा होगा। चलो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, तो इस समय इसके पास जो कक्षक है, हाइड्रोजन जब अकेला है तो ये परमाणविक कक्षक है। क्या है ये परमाणविक कक्षक है। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अणु बना देते हैं, तो अणु में जो होता है वो आणविक कक्षक होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अकेले अकेले हैं, तो ये जो दोनों अकेले अकेले दिखाई दे रहे हैं, ये अकेले अकेले तो होंगे आणविक कक्षक, सॉरी परमाणविक कक्षक। क्या होंगे? परमाणविक कक्षक। ठीक है जी। और जब आपस में ये मिल गए, तो ये जो बना नया वाला, ये बना, इसे आप कहेंगे आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे आप इसे? आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया कमेंट को, तो लेकिन मुझे लगा हाँ आज महसूस हुआ वो। उस बच्चे ने कहा था कि 11 बजे क्लास शुरू हुई, उस बच्चे ने कहा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, क्योंकि 11:30 बजे के बाद आपकी क्लास में कुछ ना कुछ हो जाता है। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है हो जाता है कभी कभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चला उस बच्चे की बात सही निकली। 11:30 बजे के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि क्लास में, है ना, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना हो आगे से, ठीक है ना। चलो, तो अब मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जिस प्रकार परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होते हैं, क्या होते हैं? परमाणविक कक्षक होते हैं, कक्षक होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? आणविक कक्षक, आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है जी। परमाणुओं में है परमाणविक कक्षक, तो अणुओं में है, हाँ हवन करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हवन जरूर करवाएंगे भाई साहब, ये तो मैं जरूर करवाऊंगा काम। ठीक है, मुझे चाहे पर्सनली करवाना पड़े, लेकिन मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होते हैं, ऐसे ही अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के मिलने से होता है। ठीक है, आणविक कक्षक, हाँ ये बात भी किसी बच्चे ने सही कही है,
कि पहले आपकी क्लास 11:30 बजे तक होती थी, है ना। तो भगवान ने जो भी शक्ति है उसने ये निर्धारित कर दिया है कि बेटा क्लास तो 11:30 बजे तक ही चलनी है तेरी, है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ही है, चिंता मत करो। ये जो भी अप एंड डाउन है, टेक्निकल एरर्स हैं, होती रहती हैं, ठीक है। कभी कभी तुम्हारा फ़ोन भी हैंग हो जाता होगा, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो अब आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है? तो आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के मिलने से ही तो बनेंगे। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन अकेले अकेले हैं, तो हाइड्रोजन के पास जो अभी इस समय कक्षक है वो कौन से हैं? परमाणविक कक्षक, क्योंकि परमाणु है। अब जब ये मिलेंगे तो H2 बनेगा, H2 मतलब अणु बनेगा, तो अणु में बनेंगे आणविक कक्षक। अब आणविक कक्षक तो किससे बने? परमाणविक कक्षक से ही बने। हवन में आपको, हाँ, सबको बुला लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सबको बुला लेंगे। बेटा वाईफाई बहुत जबरदस्त स्पीड वाला है, वाईफाई में कोई समस्या नहीं है। वाईफाई 150 MBPS का है, शायद उससे भी ज्यादा का है ना। वाईफाई जो चल रहा है वो 150+ MBPS का है, ऐसे ही लिखते हैं शायद MBPS को, है ना। 150 MBPS से भी ज्यादा का है, तो वाईफाई तो बहुत बढ़िया है। रजत पाल जी, जो आप कह रहे हो वैसा नहीं किया मैंने कुछ भी अभी, ठीक है। चलो, तो आणविक कक्षक होते हैं। अब आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है? तो आणविक कक्षक का निर्माण परमाणविक कक्षकों के ही मिलने से होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के मिलने अथवा जुड़ने से होता है, ठीक है। तो परमाणविक, सॉरी, हाँ दीपक वर्मा जी, बहुत सही, आपने बहुत सही लिखा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक, बहुत सुंदर। चलिए, तो आणविक कक्षकों का निर्माण किससे होता है? परमाणविक कक्षकों के मिलने से होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आगे सुनना कि इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी और इस थ्योरी को दिया किसने, ठीक है। तो कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी अणु कक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, की सहायता से परमाणविक कक्षकों द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण समझाया गया, ठीक है। परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, ठीक है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ये कैसे समझाया या किसने समझाया? तो कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो आणविक कक्षक का निर्माण, सॉरी, परमाणविक कक्षकों के द्वारा क्या बनते हैं? आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, ये किसने समझाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं समझाया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि इसे आणविक कक्षक भी कहें, इन्हें अणु कक्षक भी कह सकते हो आप। कई जगह पर ये अणु कक्षक भी लिखा हुआ मिलता है, तो कब ये मत कहना कि सर आपने तो आणविक कक्षक कहा था, अब ये अणु कक्षक क्या है। तो दोनों का मतलब एक ही है, आप आणविक कक्षक कहें या अणु कक्षक कहें। आगे बात की जाती है कि ये सिद्धांत या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
अणु कक्षक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत दिया था हुंड और मुलिकन ने। किसने दिया? हुंड और मुलिकन ने। यह सिद्धांत हुंड, ये हुंड वही थे, है ना, पहले जो आपने पढ़े हैं, हुंड व मुलिकन। यह सिद्धांत हुंड व मुलिकन ने दिया। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने दिया था, किसने दिया था। तो ये दिया था हुंड नाम के साइंटिस्ट थे और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था। किसने? हुंड और मुलिकन ने दिया था। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? अब ये सिद्धांत कहता क्या है? तो अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार, अब अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बात है, 1 2 3 करके हम सारी बातें लिखेंगे जो आपके एग्जाम में आपको काम आएंगी, असर्शन रीजन क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। ठीक है, मुलिकन साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है, आप शायद पहली बार इनका नाम सुन रहे हैं। जब ये थ्योरी मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैंने भी पहली बार इनका नाम सुना था। ठीक है, चलो, तो पहला क्या है, कहा जाता है कि इस सिद्धांत में जो उन्होंने पॉस्टुलेट दिए, उन्होंने कहा जिस प्रकार परमाणु में परमाण्विक कक्षक होते हैं, परमाण्विक कक्षक होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं, अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं, क्या होते हैं? जिस प्रकार परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होते हैं, नहीं वो मिलिकन अलग है, ये मुलिकन अलग है, मुलिकन अलग है, मिलिकन अलग है। ठीक है, एक मिलिकन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की थी, और ये मुलिकन है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, आणविक कक्षक होता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? दूसरा पोस्टुलेट है कि आणविक कक्षकों का निर्माण, आणविक कक्षकों का निर्माण परमाण्विक कक्षकों से होता है, परमाण्विक कक्षकों के मिलने से होता है, मिलने से होता है। ठीक है, तो आणविक कक्षक कैसे बनते हैं? परमाणु कक्षकों के मिलने से, जुड़ने से। ठीक है, चलो, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं वो तो समान ऊर्जा के होते हैं। कैसे होते हैं? समान ऊर्जा के। लेकिन जो आणविक कक्षक बनते हैं वो समान ऊर्जा के नहीं होते, वो असमान ऊर्जा के होते हैं। कैसे होते हैं? असमान ऊर्जा के होते हैं। चलो, बहुत ध्यान से सुनना, इसे अलग कलर से लिख रहा हूं मैं। भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। कैसे होते हैं? समान ऊर्जा वाले होते हैं। समान ऊर्जा वाले होते हैं। भाग लेने वाले कक्षक कैसे होते हैं? समान ऊर्जा वाले। ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जबकि बनने वाले आणविक कक्षक
बनने वाले आणविक कक्षक असमान ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? असमान ऊर्जा वाले। ये लाइन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाले होते हैं। ठीक है, तो देखो जो कक्षक भाग ले रहे हैं, जो कक्षक भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक, ये तो होंगे समान ऊर्जा के। कैसे होंगे ये होंगे समान ऊर्जा वाले। ठीक, जबकि जो आणविक कक्षक बनेंगे, जो आणविक कक्षक बनेंगे वो असमान ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? वो असमान ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक, भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा के, ठीक, जबकि बनने वाले आणविक कक्षक असमान ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का टाइम, क्लास है इसके, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम होता है समाप्त। बाकी कल बात करते हैं, कल ये चैप्टर खत्म करते हैं। हालांकि मैं ये सोच कर आया था कि चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे, मैंने कहा भी था तुम लोगों से, तो लेकिन कोई बात नहीं, कल की क्लास में चैप्टर खत्म करते हैं और इसके PYQs भी कर लेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि आधे लेक्चर में टाइम, सॉरी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आधे लेक्चर में कल मैं आपको इस चैप्टर के PYQs भी करा दूंगा। ठीक है ना, तो कल दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, 12 PM पर यूट्यूब पर वीडियो है, इतना ही आज। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल अपनी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।